अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, उसके बाद अपने प्रोग्राम का तारुफ भी करवाएंगे। लेकिन अहम खबर है तेहरान से आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे पर इसराइली हमले का ख़तरा। हम देख रहे हैं कि साबिक सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और उनका जस्ते खाकी तेहरान में ग्रैंड मुसल्ला के पास रखा गया है और ये इमाम ख़ुमैनी साहब का मुसल्ला है और वहाँ पे पूरी दुनिया से लीडर्स आ रहे हैं और इस जनाजे में शिरकत के लिए अनस मलिक साहब तेहरान में मौजूद हैं। इमाम ख़ुमैनी साहब के मुसल्ला के बिल्कुल करीब हैं। उनसे पूछते हैं कि ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है। अनस, ये बताइएगा कि इस वक्त माहौल कैसा है तेहरान का, पहले तो ये बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया अफसार साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, तेहरान मैं कल यहाँ पहुंचा हूँ और तेहरान की फिजा जो है वो काफ़ी इंतहाई जिसे कहते हैं ना कि सोख की फिजा है, ये कहना गलत नहीं होगा। आज जुम्मे का दिन है, अमूमन यहाँ पे तातील होती है और अब से कुछ देर बाद जो है जो मेन 3 शाहराहें हैं यहाँ की जो मुसल्ले की तरफ लीड करती हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल हर तरह के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। अभी भी जो ट्रैफिक चल रहा है उनको स्पेशल पासेस दिए गए हैं और फिर कल सुबह से तकरीबन 11 बजे सुबह से जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रोसेशन के लिए लोग जमा होंगे और जोहर की नमाज के बाद बाकायदा ये जुलूस का आगाज होगा। आज जो है तकरीबन 12 के करीब हेड ऑफ गवर्नमेंट्स और हेड्स ऑफ स्टेट्स जो हैं वो आए हैं यहाँ पर तेहरान, और तेहरान में सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है इंतहाई सख्त की गई है। एयर स्पेस जो है अगले 3 रोज के लिए बंद है और उस एयर स्पेस में जो जिन जहाज़ों को उड़ने की लैंड करने की इजाज़त है वो स्पेशल एयरक्राफ्ट हैं जो कि इस इवेंट के लिए ही आ रहे हैं, या वो लोग हैं जो इस इवेंट के लिए ही आ रहे हैं। ताजिकिस्तान के सदर आए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आए, फील्ड मार्शल पाकिस्तान के। जी, ये बताइएगा कि डिग्निटरीज जितने हैं इंटरनेशनल वो आज ही आके आज वापस चले जाएंगे? जी बिल्कुल, आज ही आके आज ही वापस चले जाएंगे। कुछ डिग्निटरीज कल आ गए थे, जैसे तालिबान का वफ्द जो था, अफगान तालिबान रजीम का, वो कल आ गया था। बांग्लादेश का एक वफ्द जो है वो कल आ गया था। भारत से एक जो उलमा का जो वफ्द था और एक क्रॉस रिलीजियस वफ्द था वो कल आ गया था। तो ये डिग्निटरीज जो है वो आज या आज रात या कल सुबह तक चले जाएंगे और उसके बाद फिर मामलात आगे ठीक। जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये अहम सवाल आता है कि आपने कहा डिग्निटरीज आज जितने हैं वापस चले जाएंगे, लेकिन ये जो जनाजे का मुख्तलिफ शहरों में जाना, कुम जाएगा, नजफ़ जाएगा, करबला जाएगा और फिर मशहद में ले जाके दफनाया जाएगा 9 जुलाई को, तो ये आज 3 से 9 जुलाई 6 दिन बनते हैं। इसमें ये बात की जा रही है कि इसराइल शायद हमला कर दे आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे पर, क्योंकि मुश्तबा खामेनी किसी वक्त इस जनाजे में शिरकत कर सकते हैं। इस पे ईरान का क्या मौक़िफ़ है और ऐसा ख़तरा कितना रियल है? देखिए ग्राउंड पर इस खतरे की जहां तक आपने बात की, खतरा तो बहुत रियल है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो थ्रेट लेवल, थ्रेट परसेप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। कल भी कुछ देर के लिए जो है फिजाई हदूद थोड़ी मुतासिर थी उसी खदशे की खातिर, और ईरानी एयरफोर्स के जहाज जो हैं वो अगले 3 रोज जो है सिर्फ वही परवाज करेंगे तेहरान की फिजाओं में जब तक ये जस्ते खाकी जो मुसल्ला इमाम ख़ुमैनी है वहां पर रहेगा। और फिर 6 की सुबह यहाँ पे जनाजा है, उसके बाद ये जनाजा कुम जाएगा जो तकरीबन 120 किलोमीटर की मुसाफत पर है, और कुम में दूसरा जनाजा होगा। तकरीबन 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो इस जनाजे के लिए, इस 6 दिन के इवेंट के लिए आएंगे। और हालात ये हैं कि इंतजामिया की जानिब से तेहरान, कुम और मशहद जो 3 जगहें हैं वहां पर होटल और रहने और खैमा बस्तियां बाकायदा खत्म हो चुकी हैं। तो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं कि लोग अपने घरों के दरवाजे खोल दें। दुनिया भर का मीडिया यहाँ पर ये काफी लंबा और काफी दिन चलेगा। इस दौरान अगर हमला हुआ तो फिर क्या ईरान का जवाब क्या होगा? देखिए, ईरान जवाब देगा। अगर इस दौरान किसी भी तरह की वायलेशन होती है तो ईरान उसका जवाब देगा, लेकिन मेरे ख्याल से इजराइल को प्रिवेंट किया जाएगा अमेरिका की जानिब से। और जो सालसीन है पाकिस्तान और कतर, वो इस बात को अपने अमेरिकी जो काउंटर पार्ट्स हैं उनको कन्वे करने में जरूर किरदार अदा करेंगे कि किसी न किसी हमले से अगर कोई इजराइल इस तरह की शरारत करता है तो उसको इससे रोका जाए। जी, बहुत शुक्रिया अनस मलिक साहब हमसे बात करने का। प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी कश्मीर इलेक्शन के बाद कौमी सियासत में तब्दीली का इम्कान। ये बातें क्यों हो रही हैं और इसके पीछे वजूहात क्या हैं? वो कहते हैं कि धुआं उठता है
तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आग लगी होती है। क्या वाकई ऐसा कुछ है, ये खाली ये सिर्फ अखबारी धुआं है? इस पे हम बात करेंगे सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब से। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म है बराए सियासी अमूर, और उन्हीं से पूछेंगे कि सियासी अमूर में कश्मीर इलेक्शन क्यों अहम है हुकूमत के लिए, और उसमें उसके बाद ये बातें क्यों हो रही हैं कि उसके बाद कोई तब्दीली आएगी। हॉट इशू होगा हमारा भारत एक नाकाम रियासत। हमें ज्वाइन करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तजज़ियाकार हैं, और उनसे पूछेंगे कुछ खबरें हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, और इंडिया की जो सियासत है और जो फ़ौज है वो बीजेपी के हिंदुत्व नज़रिए की नज़र हो चुकी है, जिसकी वजह से आने वाले दिन, आने वाले महीने और आने वाले साल इंडिया के लिए बहुत मुश्किलात से भरपूर होंगे। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा जो 40 जानें आज गई हैं एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में कोयटा के पास, उसमें ड्राइवर की मेंटल हेल्थ और उसका गुस्सा वो 40 जानें ले गया। इस पे बात करेंगे हम आज के एडिटोरियल में कि मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी टॉप स्टोरी से। हमें ज्वाइन किया सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब ने। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह खान साहब हमसे बात करने का। ये शुरू कर लेते हैं कि कश्मीर इलेक्शन आ रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में भी उनके काफ़ी लोग आए हैं और वो हुकूमत के साथ शामिल भी हो रहे हैं। अब कश्मीर में भी क्या ऐसी सूरत हाल होगी, और इसमें आपकी जमात, जबकि पीटीआई ने वहाँ पे बाइकआउट कर दिया है, आपकी जमात, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इन तीनों के दरमियान मुकाबला आप देख रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन क्या होगी? आईपीपी में शमूलियत जो इख्तियार हुई है वो, उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब का है, और वो पीपल्स पार्टी में थे। पीपल्स पार्टी से वो ग़ालिबन 3 हलकों में शायद टिकट का तकाजा कर रहे थे, वो वहाँ पे बात नहीं बनी, तो उन्होंने जो है वो फिर जो है वो आईपीपी में शमूलियत इख्तियार की है। और उनके साथ उनके जो आखिर वो वज़ीर-ए-आज़म रहे, उसके बाद फिर वहाँ पे सियासत में काफ़ी सरगर्म थे, तो उनके साथ कोई 4-5 लोग जो हैं वो उनके साथ गए हैं। तो हमारी नज़र में उसका जो है वो, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, उनके जो साथी हैं वो भी पीपल्स पार्टी में ही इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो वो पीपल्स पार्टी को यकीनन उससे जो है वो नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। बाकी आगे वो तो इलेक्शन में पता चलेगा कि किस हद तक पहुंचता है तो या नहीं पहुंचता। अगर उसको नुकसान तो पहुंचने का अंदेशा है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, मेजॉरिटी ले जाएगी आज़ाद कश्मीर में? आपको यकीन है? जी, उसमें अगर आपके मुकाबल फ्री को किसी जगह पे कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका बेनिफिट आपको पहुंचना तो चाहिए, और उसके मतलब फिर आपकी ये स्ट्रेटजी है कि आप किस तरह से उससे मुस्तफ़ीद होते हैं या उसको बेनिफिट करते हैं। लेकिन जो लोग तनवीर इलियास साहब के साथ गए हैं उनमें से 2-3 लोग जो मेरी असेसमेंट है वो ये सलाहियत रखते हैं कि वो कामयाब हो सकते हैं। तो मुकाबला तो दोनों बड़ी जमातों में ही होगा, लेकिन आईपीपी के लोग भी जो है वो मेरा ख्याल है को 8-10 हलकों में कंटेस्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप ज़ाहिर मुझे आपके ख़यालात मीडिया के बारे में पता है, आप डिसमिस भी शायद कर देंगे उन चीज़ों को, लेकिन बातें हो रही हैं और मीडिया में ही हो रही हैं। सीनियर मीडिया पर्सन्स बातें कर रहे हैं जो कि वेल कनेक्टेड हैं और उनकी माजी की ख़बरें दुरुस्त भी साबित होती रही हैं। वो कह रहे हैं कि कश्मीर इलेक्शन के बाद कौमी सियासत में तब्दीली आएगी और हुकूमत, आपकी जो वफाकी हुकूमत है या मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमतें हैं वो इन ट्रबल हैं। और लेटेस्ट जो उसकी एग्ज़ाम्पल दी जा रही है वो इसहाक डार साहब के साथ जो लिंक करके एक स्कैंडल को उछालने की कोशिश हो रही है, उस पर आज फैसल वावडा साहब ने एक लंबा चौड़ा एक ट्वीट भी किया है और उसमें उन्होंने जमहूरी जनाजे कहा है तमाम सियासी जमातों को। उन्होंने कहा कि 500 अफराद ने मुल्क पर इलीट कैप्चर के तहत कब्ज़ा किया हुआ है और जमहूरियत के नाम पर कुछ जमहूरी जनाजे कई सालों से मुल्क को लूट ही रहे थे, अब इज़्ज़तें भी लूट रहे हैं। और अफसोस की बात,
आगे बहरहाल वो काफ़ी लंबी चौड़ी बात है। तो क्या ये जमहूरी पार्टियां और जमहूरी जनाजे जो बात कर रहे हैं, तो ये कोई गेम बदल रही है, कोई नया निज़ाम आ रहा है? देखें, फैसल वाडा साहब आपके इल्म में है कि बड़े इनकलाबी लीडर हैं, और उनसे कोई बाइद नहीं है कि वो जो है वो अपने इनकलाब को जो है वो लेके आ जाएं, उसको शुरू कर दें। तो वो फिर इनकलाब लाने के लिए इस किस्म के नारे और इस किस्म की बात जो है वो तो फिर की जाती है, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर ही इनकलाब आएगा ना। तो वो तो उनकी इनकलाबी जदोजहद है, वो काफ़ी अरसा से जो है वो जारी है। तो वो इनकलाब लाना चाहते हैं यहाँ पे, तो बड़ी अच्छी बात है अगर वो ले आएँ। बाकी जहाँ तक इन बातों का तल्लक है जिनका आपने ज़िक्र किया, इसमें और भी काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें कही जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। देखें, ये एक बात हकीकत भी है और उन लोगों को भी मालूम है कि वो जिस तरह से कहा जाता है कि सबात एक तगैयर को है ज़माने में, चीज़ें तब्दील तो होनी ही होती हैं। तो अगर आप कहना शुरू कर देंगे जी तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है, तो फिर वो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद आ जाए तो फिर आप कहेंगे देखें जी हमने तो जो है वो पहले से ये कह दिया था। तो मीडिया में जो है वो अगर तो कोई बात किसी एविडेंस से, किसी हवाले से की जाए, तो उसके ऊपर तो वाकई फिर गौर व फिक्र भी होना चाहिए, और उसके बाद उसका कोई जवाब या उसका कोई अजाला भी होना चाहिए। लेकिन अगर बात सिर्फ इसलिए हो कि वो डिस्कस हो, और मीडिया आखिर रोज़ाना जो है वो कोई 15-20 टॉक शोज होने होते हैं, तो कोई ना कोई मौजूद तो डिस्कशन के लिए होना चाहिए। इसमें राणा साहब देखें, बजट से पहले था कि बजट पास होगा उसके बाद तब्दीली आएगी, अब आ गया कश्मीर इलेक्शन, तो उसके बाद तब्दीली आएगी। ये बातें आपकी ठीक हैं कि मीडिया को कोई ना कोई इशू चाहिए होता है, लेकिन कुछ इशूज़ हुकूमत खुद प्रोवाइड करती है, जैसे ये अभी ताज़ा तरीन जो वाक़या हुआ है। इसके अलावा ये बातें भी आई कि काबीना में तब्दीली आ रही है। नहीं, ये वाक़या नहीं है। अबसार आलम साहब, आप बड़े जहां दीदा, बड़े सीनियर आप सहाफ़ी हैं, ये वाक़या हुकूमत ने करवाया? नहीं, हुकूमत ने नहीं करवाया। जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है इसके वाक़े की वजह से, और डॉक्टर साहब की तरफ आप मुझे बताएं जा रही है। नहीं, आप मुझे बताएं कि आपके अजीज़ों से फैसलाबाद भरा पड़ा है। मेरे वहाँ पे जो है वो फैसलाबाद में यानी 20 सैकड़ों अजीज़ हैं, तो उनमें से अगर कोई हरकत कर दे तो क्या वो जो है वो फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ वो स्कैंडल जो है वो बन जाता है? ये तो बात करने वाले का एक अपना अंदाज है। हाँ, तो वो तो एक अपना अंदाज है। अब इस तरह से तो नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये है कि फिर काबीना में तब्दीली की बात भी हुई। ये तो हुकूमत की तरफ से आई कि जिन वज़रा की कारकर्दगी अच्छी नहीं है उनकी वजारतें तब्दील की जाएंगी। तो कुछ ना कुछ क्या ऐसी कोई बात हो रही है? आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ काबीना में तब्दीली करेंगे, या वफाकी हुकूमत में ही कोई बड़ी तब्दीली आएगी प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे? देखें, वजारतों में तब्दीली जो है वो हुकूमत में तब्दीली नहीं हुआ करती। वजारतों में तब्दीली जो है वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है। वो जब चाहें किसी को जो है वो उसका पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हैं या उसको जो है वो वापस ले सकते हैं। तो अगर कोई काबीना में तब्दीली आती है या प्राइम मिनिस्टर किसी की कारकर्दगी से खुश नहीं है और उसको वो चेंज करते हैं, तो वो हुकूमत की तब्दीली तो नहीं कहलाएगी। हुकूमत की जो तब्दीली का जो बात की जा रही है, उसके लिए करने वाले भी खुद कहते हैं कि जी हमारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारी कोई ख़बर नहीं है, हमारी एक अंदाज़ा है, एक असेसमेंट है। और ये मैं आपको वो लाइट वे बात सुनाऊं कि हम उस वक्त जो है वो नए वकालत के पेशे से मुंसलिक हुए थे, तो ज़ियाउल हक साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी और उस तहरीक में वकला जो है वो पेश थे। आप यकीन करें कि हमने कभी उनको 6 माह से ज़्यादा नहीं दिए थे। हम
यानी साल के शुरू में कहते थे कि बस जून, उसके बाद ये गया। उसके अच्छा। बाद जब जून आता तो फिर आप कहते हैं कि बस दिसंबर तक सवारी पैदा नहीं होता, ये भी होगा, वो भी होगा, फलां भी हो गया, ये भी हो गया, गया। तो मामला ये है कि उन्होंने कोई, मेरा ख्याल है कोई 7-8 साल निकाले इसी तरह से। तो उसके बाद फिर एक वक्त आया कि वो चले गए। तो फिर कहने वाले ये कहते कि जी हम तो पहले कह रहे थे कि जाना ही जाना है, तो हमारी बात जो है वो सच हो नहीं, गई। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ट्रिक आप इस्तेमाल करते थे अब आपकी हुकूमत के बारे में इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए ना, बात ये है कि या तो कोई बंदा एविडेंस से बात करे कि जी ये मुश्किल है, ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हुकूमतें पाकिस्तान में जिस तरह से तब्दील होती हैं, जो वजूहात होती हैं, उनमें से कोई वजह अगर किसी के पास है या उसके पास कोई एविडेंस है, बिल्कुल आप किसी भी प्रोग्राम में आप करें, डिस्कस करें, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर एक अच्छा, तो सीनियर आप सहाफ़ी ये कहे कि जी मेरी असेसमेंट है, तो उसकी असेसमेंट को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। नहीं, असेसमेंट ही को तो चैलेंज किया जा सकता है, फैक्ट्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आपको चाहिए असेसमेंट को चैलेंज करें, आप बताएं कि 2.5 साल तक मजीद हुकूमत आपकी रहेगी या नहीं रहेगी। जी बाई आल मीन रहेगी। मुल्क का आइन, मुल्क का कानून जो है वो असम्बली के टेन्योर वहाँ पे फिक्स है, और उसके मतलब जो है वो एक आइनी जवाज़ मौजूद है। और उससे पहले अगर कोई इलेक्शन हो तो असम्बली जो है वो प्राइम मिनिस्टर उसको डिज़ोल्व करना पड़ती है। और असम्बली को डिज़ोल्व करने या इस किस्म के कोई सूरत पैदा होने के अगर मैं ये कहूँ कि जी मेरी असेसमेंट है, और मैं ये ना बताऊँ कि मेरी असेसमेंट किस बुनियाद पे है, तो फिर उसके ऊपर कोई क्या तजिया करेगा या क्या उसको चैलेंज करेगा। मैंने तो वो बुनियाद यही है ना, जिस तरह की स्टोरीज आ रही हैं, जैसे मैंने आज अभी ये जिक्र किया, इसहाक डार साहब का नाम जोड़ने की कोशिश हो रही है, उस पे फैसल वावडा साहब का एक ट्वीट आ गया, इसी तरह कुछ और 2-4 चीजें निकलती हैं, कभी कुछ निकल आती हैं। नहीं, क्या इस तरह से नाम जुड़ सकता है? असेसमेंट करते हैं ना। नहीं, इस तरह से नाम जुड़ सकता है, स्कैंडल तो बन जाता है ना, हुकूमत के, सियासी हुकूमत के खिलाफ स्कैंडल तो बन जाता है। नहीं, कैसे स्कैंडल बन कुछ अर्सा वो देखिए, बात ये है कि जब सर, तक आप देखें ना, बातें हो रही हैं, धड़ाधड़ हो रही हैं। हाँ, तो बातों का क्या है, बातें ये बेयकीनी आती है उससे, ऐसे ही बातें जो है वो चला दी जाती हैं, और उसके बाद वो बात जो है वो दूसरे दिन उसको किसी को याद भी नहीं होता। यानी अगर आपने कहा 2.5 साल या जिस केस का हवाला दिया जा रहा है उसमें कोई एविडेंस हो कि इस मामले में खुदा न खासा इसहाक डार साहब जो है उनका कोई वो किसी तरह से भी जो है वो उनका कोई लिंकेज है, तो फिर तो बात है। अगर वैसे किसी को उनके साथ जो है वो कोई अदावत है या वो कोई इस बारे में जो है वो इंसाफ होगा इस कानून में, इस केस में इंसाफ होगा। इस केस में इंसाफ करना जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ना इसहाक डार साहब की जिम्मेदारी है। नहीं, नून लीग की हुकूमत तो दोनों जगह है। नहीं, नून लीग की हुकूमत वहाँ पे अब है, लेकिन जो मुतलका पुलिस है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उन्होंने जैसे ही उनको शिकायत मसूल हुई है, उन्होंने जो है वो मुकदमा रजिस्टर्ड किया है, लोगों को गिरफ़्तार किया है, सारी कानूनी जो है वो कार्रवाई पूरी की है। अगर उनमें से कोई कहे या किसी को कोई एविडेंस नज़र आए कि नून लीग ने या डार साहब ने या किसी और ने इसमें मुदाखलत की है, तो बिल्कुल हम उसकी जो है वो जवाबदेही के लिए तैयार हैं। तो अगर वैसे ही किसी ने बात करनी है या किसी को ट्वीट करने का शौक़ है तो उसे करने देना चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो है वो परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब बात करने। वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारा आज का हॉट इशू, भारत एक नाकाम रियासत, क्या ये ऐसा ही है? हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं, और उनसे पूछेंगे। मैं कल परसों सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट देख रहा था जिसमें बताया गया था कि भारत किस किस तरह के अंदरूनी मसाइल का शिकार है और कैसे वो एक मुल्क के तौर पे सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे ऐसी बातें हम बहुत अरसे से सुनते आए हैं, तकरीबन सारी उम्र ये सुनी है। तो आपको लगता है कि ये बात ठीक है या ये भी एक ऐसे ही जैसे पहले बातें होती रही हैं मोरल बूस्टिंग के लिए? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल इब्सार साहब फॉर हैविंग मी। ये मोरल बूस्टिंग की बात नहीं है जी, और ये फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स हैं। शुरू इससे करते हैं। फैक्ट्स बताएं क्या? फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। देखें, भारत का एक तो अभी ये जो आज का जो भारत है, ये एक मुकम्मल हिंदुत्व के बाद एक हिंदू भारत था। तो ये थ्रू आउट हिंदू भारत, ये तो नजरियाती बात होगी ना, नजरियाती बात। इकोनॉमी की बात करें, जमहूरियत की बात करें तो दुनिया उसको मानती है। जमहूरियत भी अभी अंडर क्वेश्चन हो गई है हिंदुत्व की वजह से। हिंदुत्व की वजह से 90 लाख वोटर्स को डिफ्रेंचाइज किया इस दफा बंगाल के इलेक्शन। ये बात ठीक है। यूपी में अभी आप देखिएगा 20 से 30 मिलियन लोग जो हैं वो मुसलमान, खासतौर पे जो वोटर हैं वहां पे, उनके साथ अभी देखिएगा कि वहां पे क्या होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, आप इनकी अपोजिशन जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है या जो पुरानी इनकी वजीर आला थी, उनके बयान सुन लीजिए कि किस तरीके से सिस्टमेटिकली आपने तमाम इदारों के ऊपर एक संघ परिवार का आपने एक कब्जा कर लिया। अच्छा, हिंदू का जो कॉन्सेप्ट है हिंदुत्व का, ये कांग्रेस भी वैसी उसी रंग में रंगी हुई है, बट जरा वो थोड़ा सा बेहतर कॉइन का हिस्सा है जिसमें आप वैल्यू ऑफ द कॉइन पढ़ लेते हैं। ये तो जंग आलूद बदबूदार साइड है हिंदुत्व की जो संघ परिवार ने किया। उनका सर्वाइवल ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से हेट फंडामेंटली एंड हेट अगेंस्ट माइनॉरिटीज विद इन एंड विदाउट नेबर्स के साथ चाणक्य की थ्योरी के सामने रखते हुए, मंडेला थ्योरी को सामने रखते हुए अपने नेबर्स के साथ उन्होंने दुश्मनी की। और सबसे बड़ी हर्डल उनके आगे है वाइबल पाकिस्तान। अगर आज पाकिस्तान वाइबल न रहे, वो तो हर्डल उनके अखंड भारत के प्रोजेक्ट के आगे है ना। जी जी। लेकिन इंडिया टूटेगा मुख्तलिफ रियासतों में और छोटी उसमें तकसीम हो जाएगा, ये कैसे मुमकिन होगा? आपने बंगाल की एग्जांपल दी और यूपी में अभी इलेक्शन होने कि वहाँ पे वोटर्स लिस्ट में से निकाल दिए गए मुसलमानों के नाम 90 लाख। फैक्ट है बंगाल का। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे तो यह है कि मुसलमान मजीद कमजोर हो गए। अच्छा, आप सिटीजनशिप एक्ट को जरा सब देखिए। सिटीजनशिप एक्ट लाया गया, स्टेटलेस किया गया बंगाली मुसलमानों को। ठीक है। जो भी वहां पे मुसलमान, सारों को स्टेटलेस कर दिया जाता है। वहां पे मुसलमानों की हालत अब ऐसी है, अब वो बेचारे दे आर लुकिंग टुवर्ड्स अनदर पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहे, लेकिन विद इन इंडिया वो एक और पाकिस्तान। लीडरशिप है उनके पास, ना रिसोर्सेज हैं, ना हम कुछ कर पा रहे हैं, तो वो किधर कैसे नया पाकिस्तान बनाएंगे? देखिए अफसार साहब, आजकल की जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है, इसमें एक ट्रिगर चाहिए होता है किसी चीज के लिए, उससे बचने के लिए। अच्छा, फिर जो हिंदुइज्म के अंदर भी अगर आप देख ले, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, मैं रिलीजन को डिस्कस नहीं करना चाहता, बट उन सब के हिंदुइज्म और हिंदुत्व में फ़र्क है। हाँ, हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं। उनकी जो बिलीफ है, उनकी जो बिलीफ है वो भी डिफरेंट है। उसके अंदर भी 5% आर ब्राह्मण, आरंट दे रूलिंग। बाकियों को तो वो उसका समझते नहीं है। ब्राह्मण या जो इनके ये जो कारोबारी लोग हैं, ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, जिनको ये 5-7 लोग जो हैं वहां पे डिसीजन मेकिंग। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है एक नज़रियाती फ़ौज, हमारा एक नज़रिया है इस्लाम के ऊपर और जिहाद फी सबीलिल्लाह हमारा नारा भी है। इंडिया की फ़ौज जो है वो इस वक्त बीजेपी के नज़रिए पे चली गई, जो हिंदुत्व का है। आप समझते हैं कि इंडिया की फ़ौज एक नज़रियाती फ़ौज बनने के बाद वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी या बुरा करेगी? देखिए, अब तो वो मिलिटेंट विंग बन गया है संघ परिवार, एक सियासी जमात का। सियासी जमात पाकिस्तान की फ़ौज में ये ऐसा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज में सूबों की परसेंटेज के मुताबिक नुमाइंदगी है। मेरिट, प्योरली प्रोफेशनलिज्म इज मेंटेन्ड थ्रू मेरिटोक्रेसी। तो वहां पे कैसे? वहां पे तो अभी देखे ना, उन्होंने जो सीडीएस वगैरह भी लगा रहे हैं, वो रिटायरमेंट के बाद वही लोग लगा रहे हैं जो हिंदुत्व के और खासतौर पे संघ परिवार के ओबीडियंस में रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने डोवल के साथ काम करते रहे हैं किसी न किसी कैपेसिटी में, और वही माइंडसेट लेके अभी नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करेंगे। जो इनके पिछले आर्मी चीफ थे, आपने उनको देखा कि वो किस तरह साधु के पास, वो जो भी उनके रिलीजियस लीडर्स,
उनके पास बैठी उनसे दुआएं ले रहे हैं, वो वीडियोस है सामने नजर आ रही हैं। तो दे आर परसुइंग दी हिंदू जो माइंडसेट है और जो परसू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ संघ परिवार। वो जो सेकुलर इंडिया का एक कॉन्सेप्ट था जिसको वो यूज करते थे, सेकुलर आर्मी की बात होती थी। आज मुझे हम बताया क्यों ना, ये कहते हैं सेकुलर, हम तो अपने आप को सामने उन्होंने जो किया हुआ था जी, मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। आप उनकी डबल स्टैंडर्ड्स की बात करके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। ऑफ कोर्स देखिए ये इसका जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है इंडिया का आज के दिन, वो अजीब ऐसा हो गया। एक तो उनका जितना स्ट्रेटेजिक थॉट है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस चाणक्य एंड हिंदुत्व की जो अनुमान और ये इन्हीं थीरीज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर गौर से देखें तो इनकी जो लीडरशिप है दे आर मोर सबसर्विएंट। अच्छा, कितने मुसलमान लीडर्स आपको नजर आएंगे? अच्छा, इनकी जुडिशरी में परसेंटेज देख लीजिए, उस परसेंटेज के अंदर भी आप इनकी सिविल सर्विसेज में परसेंटेज देख लीजिए, इसको रिसर्च कीजिए, आप आर्मी के अंदर, मिलिट्री के अंदर देख लीजिए, जो टॉप लीडरशिप है। अच्छा, वो भी विद इन हिंदुओं के जो मजहब को रखते हुए भी टॉप ब्राह्मण्स के पास, एंड ह्यूज परसेंटेज। ये वो जुडिशरी थी इनकी जो पूरी दुनिया में इनके डिसीजंस कोर्ट हुआ करते थे। आज भी आज देख लें कि उनके अपने जिस तरीके से वो गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं, आपको सब पता है बाबरी मौज का जो डिसीजन हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें आपने बड़ी तफसील से उनके इंटरनल वीकनेसेस, प्रॉब्लम्स पे बात की है। पाकिस्तान का ज़ाहिर दुश्मन है। पाकिस्तान इसमें अपने फ़ायदे के लिए या अपनी मजबूती के लिए, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ या इंडिया के ख़िलाफ़ साजिश करे या एक्सप्लॉइट करे, लेकिन पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में जब वो समझता है पाकिस्तान के अक्रॉस द बॉर्डर एक इंस्टेबिलिटी है? देखिए अबसार साहब, पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस स्पीड से 2014 ऑनवर्ड एज ऑफ टुडे इंडिया का डाउन स्लाइड हुआ, आप एक लार्जर पॉपुलेशन को, इकोनॉमी को नज़र तो ज़रूर आ रही है, लेकिन अंदर से ये सोसाइटी कोलैप्स हो रही है। पाकिस्तान को मजबूत करना, सिर्फ अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा है, एक वायबल पाकिस्तान डेथ है इंडिया की। और आपकी वायबिलिटी तब भी हो सकती है कि आप इतने स्ट्रांग हो, जैसे आपने बुनियानुल मरसूस में अभी आपने साबित किया कि यूरो मिलिट्री है। पाकिस्तान हैज टू डू नथिंग बट टू प्रिपेयर देमसेल्फ, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान टू प्रिपेयर देमसेल्फ टू फाइट दिस माइंडसेट ऑफ हिंदुत्व, क्योंकि ये मुख्तलिफ जगहों से हमले करते हैं। अभी देखिए मिलिट्री डोमेन में इन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स कर लिए, इन्होंने आपके ऊपर कल्चरल इन्वेजन की, इन्होंने आपकी तालीम पे हमले करने शुरू किए, इन्होंने आपको सोशल मीडिया डोमेन में आपने देख लिया फेक न्यूज, तो हम डिफेंसिव मोड में रहेंगे, प्रोटेक्टिव मोड में रहेंगे। देखिए आप अपने आप को पहले मजबूत करेंगे। कैसे? अपने आप को, ये अपने आप को, आप सोसाइटी को, एक हमारी गवर्नेंस और इकोनॉमी बेहतर नहीं हो रही तो फिर कैसे चीजें बाकी एग्जैक्टली आपने सही पिन पॉइंट किया। वी हैव टू पुट दिस थिंग्स, वी हैव टू पुट दिस हाउस इन ऑर्डर इन अ वे कि आप इस एप्लीकेशन का मुकाबला कर सकें। मिलिटरीली यू विल हैव टू बी स्ट्रांग। अगर आप हार्ड पावर आपकी वीक होगी, देखिए इंडिया का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। तो हमारी प्रूव हो गई इफ आई मे से वन थिंग सर, लेकिन बाकी इकोनॉमी और गवर्नेंस का क्या करें? नहीं, उसको भी आप देखिए ना, गवर्नेंस अभी आपको इस थ्रेट को समझने की जरूरत है, और समझ आ चुकी है पूरे पाकिस्तान। अभी पानी उन्होंने वेपनाइज कर दिया, एंड यू आर टॉकिंग ऑफ द यूज ऑफ द हार्ड पावर, वहां तक चली गई ना बात एट द एंड ऑफ द डे। तो और विद दिस लीडरशिप एज ऑफ टुडे अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज ये सेट हो गई कि वट एवर दे हैव इन द हार्ट, वट एवर इज देयर, जो बोलते हैं वो फिर करते भी हैं। आपने बुनियादी, अच्छा, आपने इंडस वाटर टेरिटरी की बात की है, अगर हमें उसके लिए हार्ड पावर इस्तेमाल करनी पड़ी तो हमें एक पूरी दुनिया में एक फ़िज़ा बनानी पड़ेगी ना। पहले जो हमने शुरू भी किया है, यहाँ पे एक सेमिनार भी हुआ, UN सिक्योरिटी काउंसिल में जाना पड़ेगा और वर्ल्ड फोरम पे जाना पड़ेगा। इसके लिए पूरी एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी चाहिए। मुझे कोई हुकूमत के मामलात बहुत ज़्यादा इसमें बेहतर नज़र आ नहीं रहे। देखिए इस वक्त एक अवेयरनेस पूरी दुनिया में है। एक जो इंडिया भी एक मिडिल रिपेरियन है, कोई इतना अपर रिपेरियन हमसे ज़रूर है, लेकिन उसका भी एक अपर रिपेरियन बैठा हुआ है। देर आर मैनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो लोअर रिपेरियंस हैं। अब अगर एक दरियाए नील है तो वो 4 मुल्कों से बह के जाता है। ये एक एबनॉर्मल स्टेट ही ऐसी हरकत कर सकती है जो, और दैट टू जो एक ट्रीटी में भी बाउंड हो। एक चीज़ हमारे जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अफसार साहब के, अनफॉर्चुनेटली अगर ये बात वहां तक जाती है जिसकी हम तरफ इशारा कर रहे हैं, जो मिलिट्री यूज, पाकिस्तान हैज पुट दिस फैक्टर इनटू नेशनल वाइटल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इसकी अहमियत भी कश्मीर जितनी है, इसकी अहमियत भी सॉवरेनिटी जितनी है, इसकी अहमियत भी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जैसी है, इसकी अहमियत भी न्यूक्लियर जैसी है, और फिर आपका पानी, ये आपके नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है। जब एक स्टेट एज अ पॉलिसी
और इसहाक डार साहब को आपने सुन लिया, उन्होंने कहा जी हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे इस पानी के साथ अगर छेड़खानी की गई। तो जब तक वो बनाएंगे चीज़ें, जब तक जिधर पहुंचेंगी, तो उस वक्त अगर एक्ट ऑफ वॉर होता है तो फिर अपने नेशनल वाइटल इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मींस एट इट्स डिस्पोजल। पाकिस्तान अभी पीसफुल मींस परसू कर रहा है, ट्रीटी पे बात हो रही है, इंटरनेशनल मल्टीलैटरल फोरम्स यूज होंगे, रीजनल अप्रोच होगी, इंटरनेशनल अप्रोच होगी। अगर वो फेल होती है तो भारत इस जोन में न रहे कि 25 करोड़ अवाम का खुद ही गला घोंट लेगा पाकिस्तान विद एन इनएक्शन। और पाकिस्तान का आपने देख लिया है, जहां तक इंडिया की ताल्लुक है, इंडिया का एवरी पाकिस्तानी के अंदर की जो डिफाइंस और रिस्पॉन्स है वो हर पाकिस्तानी मौजूद। आपने मीडिया में वार लड़ी ना, आपका यूथ पॉलिटिकल पोलराइजेशन होने के बावजूद जब वॉर आई है तो किधर खड़ा था? बिल्कुल सही। ईरान के, तो ये जो बड़ी कौमें होती हैं वो इस तरह, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज डेमोन्स्ट्रेटेड एंड विल डेमोन्स्ट्रेट। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद महमूद साहब। बात करने का वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल। और आज का हमारा एडिटोरियल उस मेंटल हेल्थ इशू के बारे में है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती और हमारे मुआशरे में इसको एक स्टिग्मा समझा जाता है जो कि नहीं समझना चाहिए। मेंटल हेल्थ का ख्याल भी उसी तरीके से रखा जाना चाहिए जिस तरीके से आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं। और ये हमारी एल्डर जनरेशन को ख़ास तौर पे सोचना चाहिए कि जो नई जनरेशन है उसको अगर ये मसाइल हैं तो कैसे हल किए जाएं। और इसमें ख़ास तौर पे आज एक वाक़या हुआ है बहुत ही अफसोसनाक, जिसमें 40 जानें ज़ाया हो गई। और ये हुआ कोयटा से पेशावर जाने वाली बस, उसमें ड्राइवर की मेंटल हेल्थ के बारे में शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। और जितना गुस्सा उसको आया और उसने जानबूझ के, ये जो मुसाफिर हैं उस बस के बच गए, उनके बयान के मुताबिक जानबूझ के उस ड्राइवर ने ये बस गिराई है खाई में, जिससे 40 लोग जान बाक हुए और 8 जख्मी हुए हैं। और वजह उसकी ये बताई जा रही है कि कोयटा से जो बस चली पेशावर जा रही थी और रास्ते में एक FC की चेक पोस्ट थी जिस पे उसका गैर कानूनी ईरानी डीजल जो बस में था वो पकड़ा गया, जिसके बाद से बस ड्राइवर गुस्से में था और रास्ते में उस ड्राइवर की एक मुसाफिर से आर्गूमेंट हुआ जिसमें वो शदीद गुस्से में आ गया और उन्होंने उसने मुसाफिर को कहा कि आपकी वजह से हमारा डीजल ज़ाया हुआ है, जिस पर दोनों के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई, झगड़ा बढ़ा और ड्राइवर ने बस खाई में गिरा दी। दूसरा उसका एक वर्जन ये है कि एक और मुसाफिर ने ये बताया है कि ड्राइवर ने गुस्से में धमकी दी थी उस मुसाफिर को, दूसरे को, कि तुम लोग पेशावर नहीं पहुंच पाओगे। मतलब वो गुस्से में था, डीजल पकड़ा गया, उसको नुकसान हुआ, तो उसने कहा तुम पेशावर नहीं पहुंच पाओगे, जिससे ये शक मजबूत होता है कि ये महज हादसा नहीं है बल्कि जानबूझकर बस खाई में गिराई गई। तो आप सोचें कितनी जानें ज़ाया हुई हैं, कितनी फैमिलीज़, कितनी माएँ अपने बच्चों को और लोग अपने रिश्तेदारों को रो रहे होंगे, और सिर्फ इस वजह से कि हमारे यहाँ ना ड्राइविंग के कोई कवानीन है, ना ड्राइविंग लाइसेंस देते हुए ड्राइवर की ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखा जाता है। ये हमारे इदारे कब काम करना शुरू करेंगे? हमारे रेगुलेटर्स कब काम करना शुरू करेंगे? पता नहीं कब काम करना शुरू करेंगे। और जब तक ये काम करना नहीं शुरू करेंगे ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकती। इसके लिए रोल मॉडल कम से कम इस्लामाबाद ही को बना लें। यहाँ भी आप देखें तो हालात यहाँ भी वही हैं जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के इलाकों में है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।